भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है। कि आपको अब एक फ्रंट के ऊपर लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको 2 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़नी है, और तीसरा फ्रंट आपके सर के ऊपर, और 0.5 फ्रंट आपके खुद के अंदर है, जो इनका ओजी चल रही है कि 15 अगस्त से हो सकता है। अगर वो बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा है तो क्या आपको लगता है वो आज ही खड़ा हुआ है? जेनजी मैं तब मानता जब पूरा का पूरा एग्जाम जो सेकंड टाइम हुआ वो जेनजी उस एग्जाम के अंदर बैठा होता। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस तरह की चीजों से फिर कैसे टैकल किया जाएगा? आपने क्या उन पुलिस वालों के चेहरे नहीं देखे जिनके मुंह पर आपने पत्थर मारे थे, जिनके सरों पर पट्टियां बंधी हुई थी? आईएसआई ने इंडिया में जो 0.5 फ्रंट है उसको इंडिया के लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं किया होगा। कैसे अचानक से एक प्रोटेस्ट खड़ा होता है और कुछ लोग आते हैं, खाना पानी बांटना शुरू कर देते हैं और बाद में रोना शुरू कर देते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मेरे देश में मेरी सरकार के खिलाफ मैं कुछ भी बोलूं वो मेरी आजादी है, लेकिन उसका दायरा मुझे पता होना चाहिए। मैं भी बहुत सारी चीजों पर उनसे नाखुश हूं। क्या फिर मैं उनको गाली देना शुरू कर दूं? क्या गाली देने से वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी? हर जगह आंदोलन में लड़की जाना। थी जेएनयू की, नेहा बोरा नाम की, ऐसी लड़की है और वो बड़ा गौरव के साथ बता रही है कि हम हमारे बाप से बात नहीं करते। जो नेशनलिस्ट होगा ना, अगर वो उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनका अपने ही पीयर ग्रुप में थोड़ा सा स्टेटस बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और उनकी उन है। मैडम का जो बॉयफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड किसी और मजहब से आता है, लेकिन वो अपने बाप से बात नहीं करती क्योंकि पिताजी फौजी हैं। देखिए ऐसे लोगों को ना, आप मुझे लगता है कि हमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को ना हमारे देश की जो मीडिया है ना वही ऊपर पहुंचाती है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। जय हिंद प्रकाश जी, जय हिंद दर्शकों। दर्शकों, आज हमने सर को इसलिए भी बुलाया है कि एक तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जिन लोगों ने भी गाली गलौज की हम उनको माफ करते हैं, गुमराह लोग हैं, हमारा ही काम है कि उनको रास्ते पर लाएं। बतौर गार्जियन जो होता है, बतौर देश के अभिभावक, प्रधानमंत्री ने ये बात कही। एक और बात देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने कही कल पुणे में, वो ये कि जब आपको बोला जा रहा है कि आजादी, तो आजादी का मतलब केवल ये नहीं है कि आपका जो जी चाहेगा वो करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अंदरूनी और बाहरी बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत अपनी गति से, अपने हिसाब से आगे बढ़े। उन शक्तियों की भी बात करेंगे और साथ ही इस बात की आशंका की भी कि दर्शकों शायद ये बात आप सेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि इस देश में कुछ ताकतों को ये लगता है कि सरकार पहली बार बैकफुट पर है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, और वो चाहते हैं कि फिर से नया कुछ खड़ा हो जाए, काइंड ऑफ जंतर मंतर। क्योंकि जंतर मंतर का मेला जिस दिन खत्म हुआ उसके 3 दिन बाद आइसा और एसएफआई और ये वामपंथी गुट के छात्र गुट जो है फिर से जंतर मंतर गए थे माहौल चेक करने के लिए। डोभाल साहब का ये कहना पुणे में, और मंच पर गृह मंत्री अमित शाह भी थे, कि भाई आजादी जैसे हमको मिली और जिस तरह से हमने ली, आप जो आज कुछ कह रहे हो उसको समझो कि भविष्य में उसका क्या इम्पैक्ट है। जब वो ये बात कह रहे हैं, साथ में वो बाहरी शक्तियों, अंदरूनी शक्तियों और तमाम चुनौतियों की भी बात कर, और ऐसे में देश का जेनजी जो गाली दे रहा था उसको प्रधानमंत्री माफ कर चुके हैं। दूसरी तरफ एक और जेनजी है विकास सर, वो जेनजी कॉमनवेल्थ में भारत के लिए मेडल जीत रहा है और खासकर बेटियां हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये जेनजी जो जंतर मंतर पर देश को, देश के प्रधानमंत्री को, देश की सेना को, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बदतमीजी, उनको गाली गलौज कर रहा था, वो जेनजी आदर्श है, वो देश को आगे लेकर जाने वाला है? या वो जेनजी जो कॉमनवेल्थ में भारत माता की जय और जनगण मन पर, नेशनल एंथम पर सीना ताने पोडियम फिनिश कर रहा है, भारत का राष्ट्रगान कर रहा है, वो देश को आगे लेकर के जाने वाला? मैंने आपको एक प्रॉपर पिक्चर दिया है कि देश में एक साथ
अलग अलग स्तरों पर क्या चल रहा है, लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चियां या वो लड़कियां जो गाली दे रहे थे, उनके बारे में एक वर्ग खड़ा हो गया कि गाली क्यों नहीं दे सकते, गाली देने में क्या बुराई है, पुलिस ने लाठी चलाया ये तो गलत बात है, लेकिन गाली देने में कौन सी बुरी बात है। दूसरी तरफ आप उन लोगों के मुंह से आज तक देश की सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी बहादुरी, उनका कारनामा, इसके बारे में कभी नहीं सुनेंगे। वो आपको नहीं बताएंगे कि इसी उम्र में, जिस उम्र में वो इस देश को आग लगा देना चाहते हैं या सब कुछ फूंक देना चाहते हैं, और इस देश में जब उनको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब इसी देश से, इसी सिस्टम से निकलकर कुछ लोग तिरंगे का मान दुनिया में बढ़ा रहे हैं। विकास सर, ओवर टू यू। प्रकाश जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज छोड़ दी। आपने बोला कि एक जनजी जंतर मंतर पे है, एक जनजी है जो कि अपना कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर है, लेकिन एक जनजी और है। वो जनजी है जो फौज के अंदर है, जो 16-17 साल की उम्र के अंदर अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, अपने देश के उस भूभाग की रक्षा करने के लिए जहां पर हमेशा इल इंटेंशंस के साथ लोग आते हैं और खून खराबा करते हैं। उन जगहों की रक्षा के लिए, अपने बॉर्डर्स की रक्षा के लिए एक जेनज़ी हमेशा बैठी है, तैयार बैठी है। एक जेनज़ी इस वक़्त एनडीए के अंदर बैठी हुई है। एक जेनज़ी इस वक़्त, और उसमें भी कम से कम एक साथ 6 कोर्सेज़ चलते हैं। एक जेनज़ी अलग-अलग रेजिमेंटल सेंटर्स के अंदर ट्रेनिंग कर रही है, और एक जेनज़ी इस वक़्त देश की सीमाओं के ऊपर 24/7 अपनी आँखों को जमाए खड़ी है, और उनके हाथ में हथियार है दुश्मन के सर को कलम करने के लिए, दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए। तो हमें ये समझना है कि ये जेनज़ी कौन-सी है जो जंतर-मंतर के ऊपर बैठी है। पहली बात, ये जेनज़ी नहीं है। मैं इनको जेनज़ी तो नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा बोलता आया हूँ और आज भी यही बोलूँगा, ये लोग वही मात खाए हुए लोग हैं जो हमारे बचपन से लेकर आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ जिनका काम जंतर-मंतर पर आकर बैठना है, लोगों के कानों में फूँकना है और उनको फूँक कर बरगलाना है, और उनको अलग-अलग प्रोटेस्ट के लिए खड़ा कर देना है। आप कितने ही प्रोटेस्ट देख लीजिए पिछले 20-25 सालों में, सारे लोग, सारे चेहरे वही मिलेंगे आपको। बस उनके सामने आज उन्होंने एक नया पर्दा खड़ा कर दिया है, एक नई स्क्रीन लगा दी है। वो स्क्रीन है कुछ उन स्टूडेंट्स की जो शायद कहीं न कहीं अपने नीट एग्ज़ाम की वजह से सरकार से थोड़ा बहुत खफ़ा थे। उस खफ़ा होने के चक्कर में उन्होंने उनके उस एंगर को अपने लिए यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी, और आज वो यही कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया। उनकी गलती थी, उनको देना चाहिए था, उनको फर्स्ट डे देना चाहिए था पहली बात तो। उनको इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। इस प्रोटेस्ट को क्यों खड़ा होने दिया? इस प्रोटेस्ट की एक माँग थी कि आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना है। आप पहले दिन दिलवा देते। इतना बड़ा कोई बवाल ही नहीं होता, और बिल्कुल वो जायज़ था, देना चाहिए था। उसके बाद अब आप एक चीज़ देखिए, हमारे देश में आप जेनज़ी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बरगलाने के नाम पर कर रहे हैं। बांग्लादेश का आपके सामने उदाहरण था और नेपाल का उदाहरण था। आपने उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया, उस पैम्फलेट को इंडिया के ऊपर लाके जमा दिया। वो पैम्फलेट जमी, एक नेता ने इस्तीफा दे दिया। अब इन लोगों को एक चीज़ और लगती है कि इस देश के अंदर जो सरकार पिछले 12 सालों से झुक नहीं रही थी, उस सरकार को उन्होंने झुकना सिखा दिया। अगर सरकार ने झुकना सीख लिया, तो इसका मतलब अब लोहा गरम है, हथौड़ा मारना है। अब इन मामलों को ठंडा नहीं होने देना है। अब उनके दिमाग में नई प्लानिंग डेली बन रही है, हर चीज़ के लिए। अब वो नए-नए मुद्दे लेके आएँगे, नए-नए इर्रेलेवेंट मुद्दे लेके आएँगे, खोजेंगे, और उनको हमारे देश के खिलाफ यूज़ करेंगे। देखिए, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के खिलाफ यूज़ करेंगे। क्योंकि कोई भी सरकार जब देश के लिए काम कर रही है, या कोई भी काम कर रही है, वो देश के लिए काम कर रही है। वो इस देश के नागरिकों के लिए काम कर रही है। यहाँ पर बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं, जो हमारे देश की डेवलपमेंट को रोकना चाहती हैं। हमारे एनएसए अजीत डोभाल ऑलरेडी इस बात के ऊपर बोल चुके हैं। हमारे मीडिया में बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि 15 अगस्त तक शायद कुछ हो सकता है। भाई, क्या होगा 15 अगस्त तक? 15 अगस्त तक ये होगा कि ये दोबारा से नया मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नया मोर्चा, अगर आप ये सोचें कि कोई पॉलिटिकल मोर्चा है या फिर उनकी दोबारा से रैलियां होंगी, तो ऐसा नहीं होगा।
उन लोगों का सिर्फ एक मतलब है, इस सरकार को किसी भी तरह से कमजोर करना। सारी समस्याएं वहां पे है। जब बातें आती है चर्चा करने की, तो चर्चाएं कभी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाता है कि आप सरकार को झुकाने की कोशिश करें। देखिए, एक देश के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। कोई भी हो, कोई भी विपक्ष के अंदर बैठा है, बिकॉज किसी भी सरकार की लगाम आप ढीला नहीं छोड़ सकते, बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, वो सारी की सारी कहानियां अगर आप देखेंगे, एक बहुत बड़े गोलार्ध में एक बहुत बड़ा पिक्चर है। उस पिक्चर को हमें समझना जरूरी है कि बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से बैठकर उनकी नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार की नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रेंज अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी सरकार में या हमारे देश में इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए, एक देश के अंदर डेवलपमेंट दो तरह से होता है। एक तो आप बाहर से सामान लेके आएंगे, बाहर से कंपनियां आएंगी, वो कंपनियां यहाँ पे आके सामान बनाएंगी और देश को तरक्की होगी, यहाँ पे रोजगार मिलेगा। एक दूसरा, हमारे यहीं की कंपनियां हैं, बाकी बाहर की कंपनियों से थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट कर रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं, और यहाँ पे हर तरह का सामान बन रहा है। देखिए, इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है डिफेंस वेपन्स की। इसका मतलब, अब आप एक चीज समझिएगा, अगर डिफेंस वेपन की एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अपने डिफेंस वेपन्स को जब आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक डिसरप्टर का काम कर रहे हैं। और अपने किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई डिसरप्टर दिखाई देता है, तो उस डिसरप्शन को आप बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। तो आप कहीं ना कहीं इनिशियली कोशिश करते हैं कि भाई कैसी भी करके लॉबी करके हमें इनको डिरेल करना है, हमें इनको परेशान करना है, ये कैसे भी करके इनके प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएं, दूर हो जाएं, और ये अपने इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से दूर हो जाएं। हर तरह से हर कोई यही चाहता है। अब बात करते हैं कि इसमें इनका साथ कौन दे रहा है। हमारी सुई हमेशा एक जगह आके अटक जाती है, हमारे वेस्ट में, पाकिस्तान। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल के अंदर हमारे ईस्ट में एक नया फ्रंट ओपन हुआ है, और वो फ्रंट है कौन सा? आप सबको पता है, बांग्लादेश। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। एक हफ्ते बाद बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आने भी वाले हैं। वो आके मिलेंगे हमारे प्रधानमंत्री से, बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत होगी। अभी आपको पता ही है कि अभी रशिया और बांग्लादेश के बीच भी एक करार होने वाला है, जिसमें इंडिया के रुपीस के ऊपर वो दोनों व्यापार करेंगे। देखिए, ये चीजें चलती रहेंगी। ये पानी के ऊपर की लेयर है, लेकिन पानी के नीचे की जो हलचल है ना, वो कुछ अलग बोलती है, अलग बातें बोलती है। देखिए, आपका पड़ोसी है, आप पड़ोसी का साथ तो नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं उससे रिश्ते तो इस तरह से तो सुधार के रखेंगे ना कि अचानक से आपके ऊपर आकर वो चढ़ ना जाए। यही काम बांग्लादेश करने की कोशिश कर रहा है। अगर बांग्लादेश एक्चुअल में अपने मोहम्मद यूनुस वाले 1.5 साल के एरा से बाहर निकला हुआ होता, तो शायद इस वक्त पाकिस्तान की जो अपनी पॉलिसी है, जो उसने ढाका के अंदर पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर इंप्लीमेंट की है, वो उनको कहीं ना कहीं खत्म कर चुके होते। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को शायद पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है। उनके उस पूरी ये पूरी जोन का जो हेड है, दैट इज इन ढाका। उनको हेड करता है पाकिस्तान का ब्रिगेडियर। पाकिस्तान के 2 कर्नल उसके अंडर हैं, और पाकिस्तान के 4 मेजर। ये सारे के सारी आर्मी उनकी हायरार्की है वहां पे, और कुछ और ऑफिसर्स भी वहां पे हैं। अब उन्होंने बांग्लादेश को डिवाइड किस तरह से करा है, आप ये समझिएगा। ये सारी की सारी चीजें हमारी इन्हीं चीजों पर आकर टिकती हैं कि आपको अब एक फ्रंट के ऊपर लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको 2 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़नी है। और तीसरा फ्रंट आपके सर के ऊपर, और 0.5 फ्रंट आपके खुद के अंदर है, जो इनका OGW बनकर काम कर रहा है, इनकी हेल्प कर रहा है। देखिए, इन्होंने बांग्लादेश को 5 हिस्सों में डिवाइड करा है। पहला ढाका उनका मुख्यालय है, उनका हेडक्वार्टर। उसके बाद है चिटोग्राम, जहां से वो पूरे के पूरे बंगाल और म्यांमार, जो इंडिया म्यांमार कॉरिडोर है, उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। उसके बाद है सिलेट जोन, जहां पे असम, मेघालय और त्रिपुरा का जो एरिया, उसके आसपास के पूरे एरिया को वो कवर कर रहे हैं। उसके बाद है एक राजशाही जोन, जो कि पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है ना, पूरे वेस्ट में, उसको टेक केयर कर रहा है। और लास्ट में खुलना जोन, पूरे के पूरे कोस्टल रीजन को और सुंदरबंस को, इस वाले पूरे एरिया में। यानी ISI ने बांग्लादेश को ऑलरेडी 5 जोन में डिवाइड कर लिया। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 अक्टूबर में सेट कर लिया था। देखिए, ये रिपोर्ट्स हैं
और ये सही रिपोर्ट है। अगर कोई ये बोलता है ना कि दावे गलत है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। आप एक चीज हमेशा समझिएगा, कोई भी देश लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलता है। ये हमेशा मैं अपने हर वीडियो में बोलता आया हूं। अगर आप सिर्फ जियो पॉलिटिक्स में शॉर्ट टर्म गेन देखेंगे, तो आप जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहे हैं। आप किसी भी मिलिट्री मूवमेंट को नहीं समझ रहे हैं। आप किसी भी देश की एजेंसीज की मूवमेंट को नहीं समझ रहे हैं। आप एक चीज समझिए, क्या आपको लगता है कि अभी जो बातें चल रही हैं, हर जगह बातें चल रही है कि 15 अगस्त से पहले शायद कुछ हो सकता है, इंडिया में दोबारा से एक बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो सकता है। अगर वो बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा है, तो क्या आपको लगता है वो आज ही खड़ा हुआ है? उसके पीछे की कहानी आज नहीं है, उसकी पीछे की कहानी आज से 2019 में शुरू हो गई थी, जब शाहीन बाग को खत्म किया गया था। और वो भारत ने उसको बड़े आसानी से बोल देगा, ठीक है भैया, आपको जगह दे दी, आप करते रहो प्रोटेस्ट, आपको प्रोटेस्ट से इनकार नहीं है, आपको दिल में आता जो करिए। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने अपने लिए नई नई कहानियां, नए नए एजेंडे समझने और सोचने की कोशिश करी, और इनमें इनका साथ कैसे मिलता है। देखिए, जब आपको 0.5 फ्रंट कहीं ना कहीं आपकी देश की जो एजेंसीज हैं उनके खिलाफ काम करने लगता है, तो वो जो फ्रंट है ना, वो जो बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। अभी परसों नरसों की एक खबर है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो पीटीवी है उसके ऊपर पाकिस्तान के जो डीजीआईएसपीआर हैं, वो बड़ा चौड़ा होके बोल रहे हैं कि देखिए, हमने देखा है कि इंडिया की बहुत सारी एजेंसीज है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, और देखिए वो कैसे काम करती हैं। अब आप एक चीज समझिए, वो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान ने क्या बोला कि इंडियन एजेंसीज उनके खिलाफ काम कर रही है। लेकिन उनको पता कैसे चला कि ये इंडियन एजेंसीज के अकाउंट्स है? उसमें ज्यादातर जो अकाउंट्स है, वो मैं सारे के सारे अकाउंट्स को देखता हूं, वो सारे के सारे अकाउंट्स वहां पर पाकिस्तानी जो खबरें हैं उनको चलाते हैं, और बहुत सारी खबरें उसमें पाकिस्तान से इस तरह से निकाली जाती है कि उन अगर खबरों को आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खबरें हैं, वो पाकिस्तान के फायदे वाली खबरें हैं। और हमारा जो सोशल मीडिया है, जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो उनको तुरंत ही फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, आगे चलाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है ये तो, अरे अभी तो बहुत अच्छी खबर आई है, चलो इसको चला देते हैं, लोग देखेंगे। प्रॉब्लम वहां पे है, उन्होंने पूरा का पूरा अपना टेम्पलेट बताया, लेकिन इंडियन एजेंसीज के नाम पर बताया। ये सारी की सारी कहानी भारत के अंदर प्रॉपर चल रही है। आईएसआई अकेली नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज हैं जो भारत का भला नहीं चाहती है, और इसीलिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। सिर्फ मैं फिर बोलूंगा कि ये चीजें जो आप बोलते हो ना कि जेंजी जेंजी जेंजी, मैं तब मानता जब पूरा का पूरा एग्जाम जो सेकंड टाइम हुआ, वो जेंजी वो उस एग्जाम के अंदर बैठा होता, वो उसका विरोध कर रहा होता। कोई किसी ने विरोध नहीं किया। जिनको जरूरत थी, जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सीखनी थी, वो वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी स्टूडेंट विंग्स को वहां पे भेजा, उनके हाथों में पत्थर दिए, डंडे दिए, और उनको भेज दिया कि जाओ कुछ खून खराबा शुरू करो, और जब खून खराबा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनके अरमानों पे पानी फिर गया। अब अरमानों पे पानी फिर गया, लेकिन लोगों के अंदर तो अभी भी थोड़ा बहुत एजिटेशन है, तो वो उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी लिए सारी की सारी ताकतें उसके खिलाफ लगी हैं। जी प्रकाश जी। इस पूरे खेल में एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा ना कि निशाने पर जो लोग हैं, जनता का उन पर भरोसा है, लेकिन ऐसी भी बात आ रही है, वो लड़की जो सबसे ज्यादा वायरल हुई, जो प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रही थी सीधा, उस लड़की ने कहा कि मेरा जन्मदिन था, मैं मेरे दोस्तों के साथ सीपी गई हुई थी, वहां पर अलग अलग ग्रुप्स बने, वो ग्रुप्स लगातार अलग अलग, जैसे मैं वहां गई तो मुझसे ये कहा कि सुनिए सुनिए, हम लोग प्रोटेस्ट मांग रहे हैं और आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपको कुछ कहना है तो कहिए। तो मैं तो ऐसे चुप थी, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये कह दो। एक और मोडस ऑपरेंडी सामने आई है विकास सर, वो ये जो नए बच्चे वहां जा रहे थे उस प्रोटेस्ट में, खासकर वहां पर बकायदा ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो ये बता रहे थे कि तुमको मोदी को गाली देना, किसी को नहीं, मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करो, मोदी को गाली दो। और उनका तरीका ये था कि ये तय कर देना या ये तस्वीर पेश करना, जिसके पीछे लगातार इंस्टाग्राम पर चीजें वायरल की गई, वो स्टेप फॉरवर्ड किए गए कि ये किस देश की जो युवा पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, जो जेंजी है, वो तो मोदी को गाली देता है। और ये बात दुनिया भर में प्रचारित होनी थी उसी के जरिए, उन सबों के जरिए, कि ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मोदी को गाली दे रहे हैं। एक बात और डोभाल साहब ने कही, डोभाल साहब ने कहा
कि एक तरह से उन्होंने कहा कि आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। आप जब पिछली बातों को जानोगे, तो आप आज पर कमेंट कर सकते हो। केवल आज़ादी, आज़ादी मत करो, मतलब वही कि भाई आज़ादी के साथ तो बहुत सारी ज़िम्मेवारी भी तो आती है विकास सर। दूसरी बात ये, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, छात्रों को मारा, छात्रों को मारा, छात्रों को मारा, पुलिस हिंसा कर रही है, पुलिस हिंसा कर रही है। आप लोग भी यूनिफ़ॉर्म में रहे हैं, अनुभव है। ये जो सीधे नेता कभी पुलिस वालों की बात नहीं करते, कभी आर्मी के लोगों की बात नहीं करते, किसी की जान चली जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए और उत्पातियों ने लाठी डंडे फेंके, उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो कह रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय हो गया। पुलिस वालों के परिवार सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे पिता, मेरे पति, हमारे भाई चोटिल हो गए हैं। राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई साहब ऐसे-ऐसे है, पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने रिपोर्टर को ही कह दिया तुम बीजेपी के हो क्या? इस तरह की चीज़ों से फिर कैसे टैकल किया जाए? क्योंकि दिक्कत ये है कि हम गलत कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं और हमारी गलत पर आप ताली बजा रहे हैं। मतलब आप मुझे शह दे रहे हो। और जो बच्चे गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं और उनको सही ठहराने की कोशिश है। इसके ज़रिए मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश है। अगस्त से पहले जो मैंने आपसे कहा। देखिए प्रकाश जी, जो भी बातें बोल रहे थे ना आप, मैं आपको एक चीज बताता हूं इनमें। एक जेनजी के नाम पर आप किसी बच्चे से गाली दिलवाते हो। मैं सबसे पहले जब ये वीडियो शुरू हुआ था उससे पहले मैं बोल चुका था कि आप जेनजी को 2 हिस्सों में नहीं डिवाइड कर सकते। आपको जेनजी को 3 हिस्सों में डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जेनजी सिर्फ एक वर्ग की ठेकेदार नहीं है या फिर 2 वर्ग का ठेकेदार नहीं है। जेनजी वो भी हैं जो इस देश के नागरिक, इस देश की रक्षा कर रहे हैं। उनका बचपन से सपना होता है कि वो जब बड़ा होगा तो पहले इस देश की फौज को ज्वाइन करेगा, और वो ज्वाइन करके जा चुके होते हैं। उनको इन फालतू की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है कि जब पुलिस वालों के परिवार या फिर जो भी आम पुलिस फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है या फिर जानते जो हैं बाकी विकास हैं। सर, एक चीज़ जी, मैं बताता हूँ। हमको ना बहुत उस दिन बुरा लग रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि यार मतलब यूनिफ़ॉर्म में बैठे लोगों का परिवार आकर के बता रहा है कि हमारे परिवार वालों के साथ क्या हुआ। मतलब उनको ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये नैरेटिव प्रकाश जी ये सेट करने की प्रॉब्लम है। कोशिश हो रही है कि पुलिस ने मारा। पुलिस वाले पागल हैं। यूनिफ़ॉर्म पहना प्रकाश आदमी जी क्या आपको केवल क्या मार लगता है? खाने के लिए चलो, पैदा होता है? अभी आप जो लोग 23 दिनों सपोज से कीजिए 23 दिनों से जंतर-मंतर पे बैठे थे, तब तो पुलिस ने नहीं मारा यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन आपको अपने दायरे पता होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बोलते हैं आपको आजादी चाहिए, आपको किस चीज से आजादी चाहिए? भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो रहा है, तो भ्रष्टाचार से किस बात की आजादी? पेपर लीक हुए, लोगों ने उसकी जिम्मेदारी ली और लोग वहां पर अपना काम कर रहे हैं और जिनको सजा मिलनी है उनको मिलेगी। अगर आज ही ये ऐलान कर दिया जाए, देखिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि जो अभी कानून बन रहा है, जो नीट एग्जाम लीक हुआ था उसके बाद इस तरह के एग्जाम लीक होने के ऊपर, वो बड़ा कठोर कानून है, वो मत बनाइए। क्या आप लोगों ने उसके बारे में समझा और सुना? नहीं सुना। आप सिर्फ पानी के ऊपर की परत देखते हैं और उसी से बरगलाए जाते हैं। जेनजी को फोकस सिर्फ पानी के ऊपर नहीं रखना है, पानी के नीचे रखना है। इसका मतलब अपनी हिस्ट्री पढ़ो। आजादी क्या होती है, किसने उसके लिए खून बहाया है और किस लिए खून बहाया था। जब आपके यहां पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है और जितना भी सामान है, माल पानी सब यहां से ले जाया जाता है। भारत सोने की चिड़िया था, वो सोने की चिड़िया से इन्होंने इसको पत्थर की चिड़िया भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा था इंडिया में। इंडिया की जीडीपी एक वक्त, आज से 300-400 साल पहले 27 से 28% थी इस पूरी दुनिया का। जब भारत को आजाद किया गया उस वक्त सिर्फ 1% भी पूरी नहीं थी। तो यहां से पता चलता है कि आजादी क्या है और इंडिया दोबारा से ग्रो करना शुरू कर रहा है। उस ग्रोथ की स्टोरी में आप कहीं ना कहीं एक काला धब्बा बन रहे हैं। देखिए, हर सरकार के अंदर प्रॉब्लम होती है, हर देश के अंदर प्रॉब्लम होती है। उन प्रॉब्लम्स को आप अपने घर में बैठ के सुलझाइए। लेकिन जब आप अपना हाथ और अपनी कमान किसी और के हाथ में दे देते हो,
आपको पता है 2008 में हमारे देश के अंदर चाइना की जो सरकार है, जो वहां की पार्टी है, उससे हमारे यहाँ की एक पार्टी बहुत बड़ा एमओयू करती है। आज तक उस एमओयू के अंदर क्या था किसी को नहीं पता, ना किसी को बताया गया। आप यहां से समझिए कि यहां पर अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आप आज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बहुत गलत हैं। आपको पीछे का भी पता होना चाहिए और आगे इसके नुकसान क्या होंगे वो भी पता होने चाहिए। ये देश सिर्फ आप और हमारे जैसे लोगों की वजह से चल रहा है। अगर हम लोग भी गलत तरह से सोचना शुरू कर देंगे, हमारे दिमाग के अंदर भी गलत ख्याल आना शुरू हो जाएंगे, तो इस देश को आगे कौन लेके जाएगा? हम एक आम नागरिक है। आम नागरिक का सबसे बड़ा रोल होता है अपने देश को आगे बढ़ाने में। सरकारें नीतियां बनाती हैं, वो नीतियां हर सरकार बनाएगी, लेकिन वो नीतियां हमारे देश के लिए कितनी कामयाब है आप वो देखिए। सरकारें बहुत सालों तक रही हैं, हमारे देश को 75 साल हो चुके हैं डेवलप हुए, लेकिन उस डेवलपमेंट में अभी पिछले कुछ सालों का और उससे पहले के 60 सालों का कितना बड़ा डिफरेंस है आप वो समझिए। आप बरगलाए मत जाइए, आपको बरगलाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था बांग्लादेश को 5 जोन में डिवाइड किया जा चुका है। क्या आपको लगता है कि आईएसआई ने इंडिया में जो 0.5 फ्रंट है उसको इंडिया के लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं किया होगा? कैसे अचानक से एक प्रोटेस्ट खड़ा होता है और कुछ लोग आते हैं, खाना पानी बांटना शुरू कर देते हैं और बाद में रोना शुरू कर देते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। यार आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आपने अगर किसी को खाना पानी दिया है तो इतना पैसा कहां से लाए? यार मेरा भी दिल करता है कि मैं किसी को खाना पानी दे दूं, लेकिन मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि चलो मैं 100 लोगों की भीड़ को या 1000 लोगों की भीड़ को एक दिन तो खाना दे सकता हूँ यार, लेकिन मैं 10,000 लोगों की भीड़ को मैं 2 महीने खाना कैसे दे पाऊंगा यार? मेरे पास तो इतना कुछ है ही नहीं। अगर मैं एक दुकान चलाता हूँ छोटी सी, तो मेरे पास इतना पैसा कहां से आया? किसने किया? जोमेटो स्विगी तो वहां पर कुछ समय के लिए था, हर इंसान को तो उसने खाना नहीं पहुंचाया, लेकिन वहां तो लंगर लगा हुआ था प्रॉपर। प्लेटें पूरी पैक होके आ रही थी, पानी पूरा पैक होके आ रहा था। उसके बारे में तो आप लोगों ने किसी से सवाल नहीं करा कि ये कौन कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया, अचानक से खाना कहां से आ गया? आप उसके ऊपर भी सवाल करो। दूसरा, एक चीज बड़ी हृदय विदारक है, एक्चुअल में दिल को बहुत ठेस पहुंची उस चीज में। देखिए, जब आप फोर्सेस के अंदर होते हैं, आप आर्मी के अंदर हैं, नेवी के अंदर है, एयर फोर्स के अंदर है, आप सीआरपीएफ के अंदर हैं, या अपनी जो आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनके अंदर है, या नॉर्मल हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं उनके अंदर है, क्या उनका घर और परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? आप क्या चाहते हैं? आप उनको हमेशा हमेशा सिर्फ ये देखेंगे कि वो आप उनके खिलाफ कुछ भी बोले और वो आपके खिलाफ कुछ भी ना करें। उन लोगों ने तो कुछ करा ही नहीं जब तक आप लोगों ने उन पे पत्थर नहीं फेंके। आपने क्या उन पुलिस वालों के चेहरे नहीं देखे जिनके मुंह पर आपने पत्थर मारे थे, जिनके सरों पर पट्टियां बंधी हुई थी? अगर उनका परिवार आके बोलता है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, क्या उनको फर्क नहीं पड़ता है? क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या उनके अपने बच्चे नहीं है? आप सिर्फ अपने मखौल के लिए, अपने पसंद के लिए आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हो। आपको सिर्फ एक लाइन दे दी जाती है ये बोलने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको बोलना है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक नया नैरेटिव बनाना है। वो नैरेटिव क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे देश की जेनजी खफा है। अब भाई कैसे खफा है बताओ जरा? क्योंकि वो गालियां दे रही है। अरे क्या यार तुम बातें कर रहे हो? गाली देने से वो खफा हो गए हैं क्या? पहली बात। दूसरा, आप एक चीज देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पूरे देश में अगर आप गिनोगे ना सबसे ज्यादा है। ये लोगों को पसती नहीं है, तो कहीं ना कहीं इमेज को डाउन करने की कहानी है सारी की सारी। सिर्फ एक चीज नहीं है, आप कभी भी किसी इंसान को अगर गिराना चाहोगे तो उसको हर तरफ से अटैक करोगे। देखिए, फौज में एक बड़ी सिंपल सी कहानी है। आप जब भी कोई प्लानिंग करते हैं, कोई भी मिलिट्री प्लानिंग होती है, तो उसके अंदर आप हर एस्पेक्ट को सोच के चलते हैं कि आपको दुश्मन की एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर हमला करना है। तो हमला करने के लिए आप उसके सारे तौर तरीकों को अपनाओगे। आप हो सकता है कि वहां पर फिजिकल अटैक भी करोगे, आप एयर अटैक भी करवाओगे, अगर बड़ी पोस्ट है तो आप वहां पर आर्टिलरी से भी अटैक कराओगे, उसके बाद पैदल सेना भी जाएगी। उससे पहले हो सकता है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए छोटी मोटी एक फोर्स चली जाए, वहां पर थोड़ी बहुत इंट भी गैदरिंग करोगे,
और हो सकता है कि एक साइऑप्स होता है कि वहां पर लोगों के दिमाग में अलग तरह के ख्याल कि आपकी सरकार तो आपके साथ नहीं है, उनके मतलब बहुत सारी चीजें आप करोगे, हर चीज को आप टच करोगे। तो यहाँ पे भी वही चल रहा है। देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सारी चीजें हम कई बार बोलते आए हैं, लेकिन ये चल वही रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। हमेशा हाइब्रिड वॉरफेयर अपनी सीमा के ऊपर नहीं होता है। आज के वक्त में हाइब्रिड वॉरफेयर को इंटरनेट यूज कर रहा है और इंटरनेट से यूज करवाया जा रहा है। इंटरनेट एक इतनी बड़ी खतरनाक चीज है जिसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप देश के अंदर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट खड़ा करा सकते हैं। सबसे बड़े उदाहरण आपके सामने हैं। आपके समय में बांग्लादेश और नेपाल दोनों सबसे बड़े ताजा उदाहरण हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है और आप प्यादों की तरह काम कर रहे हैं। जो प्यादे होते हैं, एक बार उनको आगे चल दिया, एक बार पीछे कर दिया। अब देखिए दोबारा क्या होगा। अभी अभी नया प्रोटेस्ट शुरू होने की फिर तैयारी हो जाएगी। बोल दिया जाएगा, अरे भाई देखो गाड़ियों के जो इंजन है वो खराब होना शुरू हो गए हैं, एक काम करिए E20 को बंद कराइए। जब तक E20 बंद नहीं होगा, अब देखो एक नया चीज और समझिएगा। मैं ना मतलब आप समझिए, आप हमेशा ना थोड़ी सी आगे की प्लानिंग देखिए। हो क्या रहा है अभी? नितिन गडकरी, उनके ऊपर किस तरह से फ़ोकस बनाया जा रहा है। आप देखिए आज के वक़्त में जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी सोशल मीडिया, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आप उसमें देखिएगा कि नितिन गडकरी के खिलाफ धीरे-धीरे करके माहौल बनाया जा रहा है। पहले E20 की बात होती है, फिर धीरे-धीरे करके उनके बच्चों की जो कंपनियाँ उनके ऊपर बात होती है। देखिए, वो एक बड़ा नेता है। पैसा उसके पास होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा। कंपनियाँ वो खड़ी करेंगे और अगर मुझे ये पता होता कि आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद हमारे देश में E20 और सबसे बड़ी बात, ये पॉलिसी आज की नहीं है। ये पॉलिसी आज से 10 साल पहले से है। जिसको भी पता है कि देश में 2024-25 में E20 लागू हो जाएगा, उसके बाद E30 लागू होगा, E40 लागू होगा, उसकी प्लानिंग सरकार पहले से कर रही है। तो भैया अगर आपने अपनी कोई फैक्ट्री लगाई है कि मुझे अगले 5 साल के अंदर E20 में अपना इतना एथनॉल बेचना है, तो उसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है। आप भी अपनी फैक्ट्री लगा लेते, आपका भी फायदा हो जाता, आप भी लोन ले लेते, लेकिन आपने वो किया नहीं। आपका काम है सिर्फ सवाल उठाना, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो अभी जो फोकस है आप उनके ऊपर बनाओगे, फिर बोलोगे इस्तीफा दो, यहाँ तो करप्शन हुआ है। इस तरह की चीजें कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ना, वो सेट कर रहा है। आप हर जगह छोटी-छोटी लूज़ पिन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लूज़ पिन आप 100 बना लीजिए, लेकिन उन लूज़ पिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप उनको कितनी देर तक अटका के रख पाओगे? कितनी देर तक पकड़ के रख पाओगे? कुछ देर में वो आपको चुभने लग जाएँगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। कहीं न कहीं प्रॉब्लम आपके पास भी है। अगर आप बात करोगे तो आपको भी जवाब देना चाहिए ना। आपके यहाँ पर पुल आज बनता है और आधा बनते वक़्त ही वो टूट जाता है। उसके बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते हो आप लोग? आपको सोचना चाहिए कि आपके यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? करप्शन तो आपके यहाँ पे भी है। 2 देश के 2 राज्य हैं जहाँ पर आज ही प्रोटेस्ट चल रहा है। पेपर लीक किया उसपे, आज तक उसके ऊपर वहां किसी कोई ने बात खाना नहीं भी करी। नहीं खिला रहा, मीडिया के अंदर कोई वहां बात कोई नहीं हो रही खाना है। नहीं खिला रहा। नहीं, अरे बच्चे भाई नमक वहाँ के पे तो साथ मीडिया रोटी खा बात नहीं रहे हो हैं रही है। और वो बिल्कुल, बच्चे देश विरोधी नारे भी नहीं लगा रहे हैं, किसी आतंकवादी की माशुका को भी नहीं बुला रहे हैं, वहां कोई नहीं जा रहा। उन बच्चों में अकल है, उन बच्चों में अकल है, नंबर 1, नंबर 2 वहाँ पर आप ये देखिए ना अब, वो इकोसिस्टम कौन-सा है? वो लोग इकोसिस्टम कौन से इकोसिस्टम का पार्ट है? अगर आप उसी इकोसिस्टम के खिलाफ अपने बातों को उठाओगे, उनके खिलाफ काम करना शुरू करोगे तो वो इकोसिस्टम आपका साथ क्यों देगा? कोई माशूका वहाँ पर क्यों जाएगी? एक टेररिस्ट की मासूका वहाँ पर पहुँच जाती है, जंतर-मंतर पर, लेकिन वो वहाँ तो नहीं जा रही। केरला भी नहीं जा रही और पंजाब भी नहीं जा रही। भाई क्यों नहीं जा रहे? पहुँचो वहाँ पे भी। वहाँ पर भी आपकी ज़रूरत है। आपने एक स्वतंत्र नाम से पार्टी बना ली भैया, स्वराज नाम की पार्टी बना ली, तो तुम भी पहुँचो ना यार। तुम क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा तो काम ही है, हर एक जगह आंदोलन में लड़की जाना। थी जेएनयू की, नेहा बोरा नाम की, हुँ, उसने कहा कि हम भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, 23 दिन तक भूखे रहे और अगले दिन नाच रही थी। प्रोटेस्ट से जाने के बाद नाच रही थी दबा के, चल छैया 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 छैया। वो बता रही है इस देश में देखो सर क्या हो रहा है। वो बता रही है एक पॉडकास्ट में कि मेरे पिता जो है वो आर्मी में है और मैंने मेरे बाप से 10 साल से बात नहीं की है, क्योंकि मेरे पिता का मानना ये है कि तुम उनको जब पता लगा मैं लेफ्ट अलाइंड हूँ या लेफ्ट पार्टियों से जुड़ी हूँ,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हारे लोग तो हमारे लोगों को मारते हैं। तो उन्होंने मुझसे 10 साल से बात ही नहीं की। ऐसी लड़की है और वो बड़ा गौरव के साथ बता रही है कि हम हमारे बाप से बात नहीं करते। और ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि गाली देना अब वाजिब है, गाली देने में कोई बुराई नहीं। अब ये जो जहर है, इस जहर का क्या उपाय है? वो कह रही है कि हम तो फौजी की बेटी हैं। मेरे पिताजी हमसे 10 साल से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम नक्सली हैं या जो भी हैं जो। सर, देखिए प्रकाश जी, ऐसे लोगों की ना मानसिकता को आप सुधार नहीं सकते। इनको एक डोज और एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है, धीरे-धीरे करके इनके दिमाग में घुसा दिया जाता है कि अगर आप हर चीज़ का विरोध करेंगे तो आप बड़े सोफिस्टिकेटेड समझे जाएँगे। आप सोसाइटी में बड़े ऊँचे विचारों के समझे जाएँगे कि आप हर किसी चीज़ का हर मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ विरोध करते हैं सरकार का। लेकिन आप कैसे लोगों का विरोध करते मुद्दा हैं? ये छोड़िए, देखिए, वो आप समाज को अगर नहीं मानते, वो नेशनलिस्ट लोगों समाज का के विरोध करते हैं संबंधों को नहीं मानते, वो माता-पिता को नहीं मानते, वो भाई-बहन को वो नहीं सबको मानते, वो मानते कुछ हैं नहीं प्रकाश मानते। जी, वो सबको मानते हैं। वो कहने के बात वो है कि जो नेशनलिस्ट होगा ना, अगर वो उनके खिलाफ बोलेंगे, तो उनका अपने ही पीयर ग्रुप में थोड़ा-सा स्टेटस बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और उनकी ये है। उन मैडम का जो बॉयफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड किसी और मज़हब से आता है। ऐसा इंटरनेट में बड़ी चर्चा है। लेकिन वो अपने बाप से बात नहीं करती क्योंकि पिताजी फौजी हैं। देखिए, ऐसे लोगों को ना आप मुझे लगता है कि हमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को ना हमारे देश की जो मीडिया है ना, वही ऊपर पहुँचाती है। आप देखिएगा प्रकाश जी, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जब ऐसे लोग अपने विचार रखते हैं, तो उन लोगों के विचारों को ना आग की तरह फैलाया जाता है। लेकिन जब एक देशभक्त और एक नेशनलिस्ट जब बात करता है ना, उनके विचारों को कहीं न कहीं सप्रेस किया जाता है। उनके विचारों को कोई सुनना ही पसंद नहीं करता है। ये सच्चाई है। बोलते हैं, "अरे यार, ये तो उस धड़े का है, इससे बात ही मत करो, छोड़ दो इसको। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें।" क्यों भाई, ज़रूरत क्यों नहीं है? इन्हीं लोगों की वजह से तो तुम सेफ हो और ऐसे ही लोगों की वजह से तुम्हें आज़ादी मिली है। तो तुम ऐसे लोगों को कैसे छोड़ सकते हो? आज अगर कोई बंदा जंतर-मंतर के ऊपर बैठा है और प्रोटेस्ट कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है वो प्रोटेस्ट? वो सेफ है इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर वो सेफ नहीं होता ना, तो जंतर-मंतर के ऊपर बैठा हुआ नहीं होता। उसका पेट भरा हुआ है, इसलिए वो जंतर-मंतर पे बैठा है। लेकिन ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि देश की सेनाएँ, देश की आर्म फोर्सेज़, हर तरह की सारी आर्म पुलिस फोर्सेज़, पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, कमियाँ हर जगह मिलेंगी आपको। उन कमियों को सुधारा जा सकता है। देखिए प्रकाश जी, ऐसा है, हमारे देश में जितने भी लोग हैं ना, वो हमेशा इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे, जंतर-मंतर पर जाते रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री को बुरा बोलते रहेंगे, देश के नेशनलिस्टों को बुरा बोलते रहेंगे, देश की आर्म फोर्सेस को बुरा बोलते रहेंगे। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनके दिमाग अंदर से बंद है, खुले हुए नहीं है। ये समाज में कहीं न कहीं अपने लिए एक अलग तरह का मुकाम चाहते हैं। लेकिन वो मुकाम किस बात पे चाहते हैं? इस देश का विरोध करके, इस देश की आम जनता का विरोध करके, इस देश के डेवलपमेंट का विरोध करके। ऐसे लोगों का हमें और ये साथ नहीं देख लो, देना है। ऐसे ये लोगों जो से भी बच है, के रहना है। ये जो वामपंथ का कीड़ा है या विषाणु है या कीटाणु है, जो भी है, आपको एक बात बहुत कायदे की बता, आपको राष्ट्रवादियों की छत्रछाया में ही रहना है और जंगल में खत्म हो चुके हो, जो शहरों में बचे हो ना, उसको हम बोलते हैं अर्बन नक्सल। जंगल वाले खत्म हो गए। अब ये जो शहरों में बचे हैं, इनका भी इलाज बहुत जल्द हो। दर्शकों, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जेनज़ी ये जो गाली दे रहा था, या जेनज़ी वो त्रिपुरा की एक बच्ची जो पहली बार भारत के लिए जूडो में गोल्ड मेडल लेकर के आई है कॉमनवेल्थ। देखते रहिए डीएन मीडिया, हर खबर भरोसे के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू।